नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने हिंदी साहित्य के जो आपके सिलेबस में राइटर्स के नाम दिए गए हैं पद खंड के सभी 12 राइटर्स को कवर किया था। आज ये इसका सेकंड पार्ट होगा और इसमें हम सभी जो गद्य खंड के 11 राइटर्स हैं उन सबको यहाँ पे कवर कर जाएंगे। इसमें हम राहुल सांकृत्यान के बारे में बात करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीतांबर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, फैक्ट हैं, इनकी रचनाएं हैं, उन सब को यहाँ पे कवर करेंगे। इन दो वीडियो से आपका जो पूरा साहित्य खंड है 23 जो आपके राइटर्स दिए गए हैं वो आपके अच्छे से कवर और रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि जो टेलीग्राम से पीडीएफ्स को हमने डिलीट किया है वो क्यों किया है और कब तक उनको दोबारा अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे। पहले जो मेन काम है स्टडी, उसको शुरू करते हैं, उस बात को हम वीडियो के आखिर में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल सांकृत्यान के बारे में। राहुल सांकृत्यान का जन्म 1893 में हुआ था और इनका निधन 1963 में हो जाता है। राहुल सांकृत्यान का जन्म होता है आजमगढ़ में और इनका निधन होता है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कई बार लोकेशन आपसे पूछ लेता है। तो जन्म आजमगढ़, निधन दार्जिलिंग, जन्म 1893, निधन 1963। इनका मूल नाम क्या था? राहुल सांकृत्यान का मूल नाम था केदार पांडे। कहीं पर केदार पांडे, कहीं पर केदारनाथ पांडे, तो दोनों एक ही बात है, यह पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे या केदार पांडे। इनको उपाधि दी गई थी, राहुल सांकृत्यान को महापंडित के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किसे महापंडित के नाम से जाना जाता है, तो राहुल सांकृत्यान। ठीक है, राहुल सांकृत्यान ने 1930 में ये श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो इसे भी याद करना है। इनका मूल नाम हमने देखा केदारनाथ पांडे, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया 1930 में श्रीलंका में और इनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यान। ठीक है, इन्होंने आदिकाल की अवधि क्या है? 650 से 1350 ईस्वी तक। तो इस आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था। क्वेश्चन बनता है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने बोला था? तो यह बोला था राहुल सांकृत्यान ने। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र इन्हीं की रचना है। देखिए जो फेमस रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, उसके रचयिता भी कौन है? राहुल सांकृत्यान। जो राहुल सांकृत्यान थे ये काफी घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। यात्रा वृतांत इनके काफी ज्यादा फेमस हैं, यात्रा वृतांतों का पितामह इनको बोला जाता है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता भी यही हैं। ठीक है, इनको भी आपने याद करना है। नैनीताल के अंदर इन्होंने अपने लिए आवास भी बनाया था 1950 में, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनको देखते हैं। वोल्गा से गंगा तक, यह रचना किसकी है? राहुल सांकृत्यान की। ठीक है, वोल्गा से गंगा तक। कनेल की कथा, बहुरंगी, मधुपरी, सतमी के बच्चे, बहुत बार आता है, इसके रचयिता कौन है? तो सतमी के बच्चे, इसके रचयिता राहुल सांकृत्यान है। सिंह सेनापति, यह भी पेपर में पूछी गई है, तो इस पर भी स्टार जरूर लगाना। जय योधे, किन्नरों के देश में, काफी इंपॉर्टेंट रचना। शैतान की आंखें, दर्शन दिग्दर्शन, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी और यहां पर और होगा 22वीं सदी, यह भी इन्हीं की रचना है। भागो नहीं दुनिया बदलो, यह भी इन्हीं की रचना है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपको याद करनी है। ठीक है, इनके साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो हिंदी काव्य धारा के रचयिता कौन है? इस पर स्टार जरूर लगाना, पेपर में आ चुका है। तो हिंदी काव्य धारा, इसके रचयिता राहुल सांकृत्यान है। ठीक है, दक्कनी हिंदी काव्य धारा, इसके रचयिता भी राहुल सांकृत्यान है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके ज्यादा पूछे जाते हैं वो हैं इनके यात्रा वृतांत, या जिनको यात्रा साहित्य बोला जाता है। कौन कौन से हैं इनके? देखिए, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, लंका यात्रावली, यात्रा के पन्ने, तिब्बत में 1.25 वर्ष, किन्नर देश की ओर, रूस में 25 मास, ये सारे यात्रा वृतांत किसके हैं? राहुल सांकृत्यान के। ठीक है, एशिया के दुर्गम खंडों में, कहीं पर दुर्गम है, कहीं पर दुर्लभ है, दोनों एक ही हैं, किसकी रचना है? इन्हीं की है।
चीन में कम्यून इन्हीं की रचना है। चीन में क्या देखा इन्हीं की रचना है। संस्मरणों की बात करें तो बचपन की स्मृतियां, मेरे असहयोग के साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं भी ये इनके संस्मरण हैं, राहुल सांकृत्यायन के। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, 6 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। 1946 में यह आत्मकथा आई थी, 6 भागों में लिखी है। मेरी जीवन यात्रा क्या है? राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रमुख व्यक्तियों की जीवनियां भी लिखी हैं। किस किस की जीवनी इन्होंने लिखी है? स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियां, महामानव, बुद्ध। तो ये इन्होंने जीवनियां लिखी हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, पूछा जाता है स्टालिन की जीवनी किस रचयिता ने लिखी है? तो वो है राहुल सांकृत्यायन। कार्ल मार्क्स की भी लिखी है, लेनिन की भी लिखी है। ठीक है, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे राहुल सांकृत्यायन। अब बात करते हैं हमारे दूसरे राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है 1907 में, निधन होता है 1979 में। ठीक है, 1907 में यूपी के बलिया में इनका जन्म होता है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनकी लोकेशन भी आपसे पूछी जाती है जन्म की, तो कहां होता है? यूपी के बलिया में। निधन की बात करें तो 1979 में इनका निधन हो जाता है दिल्ली के अंदर। इनके बचपन का नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, इसके अलावा इनका एक उपनाम भी है, व्योमकेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो काशी विश्वविद्यालय है, काशी विश्वविद्यालय ने इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी थी, और काशी नागरी प्रचारणी सभा उसके ये अध्यक्ष भी बने थे 1952 में। इसको भी याद करने हैं। ठीक है, इनको इनके जो रचना है निबंध संग्रह आलोक पर्व, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। यह क्वेश्चन पिछले साल आपसे पूछा गया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? तो यह मिला आलोक पर्व के लिए, 1973 में मिला था। पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया, 1957 में इनको पद्म भूषण दिया गया। अब इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इनकी रचनाएं उनको देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को मानते हैं। ठीक है, ये दोनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और इन्हीं को पहला उपन्यास मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास इनके पूछे जाते हैं। 4 इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा। यह उपन्यास इनका 1946 में आया था। 4 ही हैं, तो चारों के वर्ष भी याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार पूछा गया था पेपर में कि आपको महादेवी वर्मा की रचनाओं के वर्ष लगाने थे क्रम से। तो 4 ही इनके उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो मुख्य पात्र है भट्टिनी, इसका मुख्य पात्र है। जो पुनर्वा है, यह भी इन्हीं का उपन्यास है, काफी फेमस है। पुनर्वा उपन्यास 1973 में आया था। चारू चंद्र लेखा की बात करें, यह 1963 में आया था, यह भी इन्हीं का उपन्यास है। अनाम दास का पोथा, यह 1976 में आया। तो ये इनके 4 महत्वपूर्ण उपन्यास और ये इनके वर्ष आपको दोनों याद करने हैं। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट निबंध हैं, उनको देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य में ललित निबंधों का जनक माना जाता है, इसको भी याद करेंगे। अशोक के फूल इनका फेमस निबंध है। कल्पलता, कल्पतरु, मध्यकालीन धर्म साधना, ये भी इन्हीं की रचना है, इन्हीं का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, इन्हीं की रचना है। विचार वितर्क पेपर में पूछी गई है, इसको याद करेंगे। ठीक है, कुटुज, ये भी पेपर में पूछा गया है, किसका फेमस रचना है, किसकी फेमस निबंध है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, साहित्य सहचर पेपर में आई है। आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये जो तीनों है यहां पर कुटज को मिला के 4 और विचार वितर्क, ये 5 पेपरों में पूछी गई है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद इंपॉर्टेंट है। आम फिर बौराए गए, ठाकुर की बटोर, पुनश्च, नई समस्याएं, पुनश्च भी पेपर में आई है। ठीक है, इसको भी याद करना है, नई समस्याएं आ सकती है। सीरीज के फूल पेपर में आई है।
इसके अलावा भारतीय संस्कृति की देन, गतिशील चिंतन, कविता का भविष्य, एक कुत्ता एक मैना, बसंत आ गया, अवतारवाद, धर्म साधना का साहित्य और इनके अलावा हिंदी भक्ति साहित्य, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ठीक है, इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां भी हैं, उनको देखते हैं। तो कबीर रचयिता किसके हैं? तो कबीर के रचयिता भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जो कबीर नामक रचना है, ये किसकी रचना है? आलोचनात्मक कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सुर साहित्य, तो इसको भी याद करना, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये पेपर में आई है। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचयिता हैं। कालिदास के लालित्य योजनाएं, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, मेघदूत एक पुरानी कहानी, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो इनको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। जो हिंदी साहित्य का शुरुआती काल था, आदिकाल, उसे आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हमने ऊपर बात करी ना कि आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल बोला, तो उसे आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। तो इसको भी याद करना है। ठीक है, जो आदिकाल नाम दिया गया है, शुरुआती जो इतिहास है युग को 650 से लेकर 1350 तक को, उसे जो राहुल सांकृत्यायन है वो सिद्ध सामंत काल कहते हैं। आदिकाल का जो फेमस नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, और जो जॉर्ज गियर्सन है, जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल बोला है, इसको भी याद करना है। ठीक है, चलिए अगले जो रचयिता हैं, लेखक हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके सबसे ज्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आपको देखने को मिलते हैं। नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए अब इनके बारे में देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में होता है और इनका निधन 1936 में हो जाता है। इनका जन्म और निधन दोनों पूछे जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लेखकों के आपके जन्म पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेखकों के आपके जन्म और जन्म स्थान पूछे जाते हैं। इनका जन्म और निधन दोनों पूछे जाते हैं। इनका जन्म बनारस के लमही गांव में होता है 1880 में और इनका निधन बनारस में ही हो जाता है 1936 में। ठीक है, 1880 में जन्म हुआ, इसके ठीक 100 साल बाद 1980 में भारत सरकार इनके ऊपर एक डाक टिकट भी निकालती है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, इसे याद करना है। कहीं कहीं पर सिर्फ धनपत राय है, कहीं पर पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। ये मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था। ठीक है, इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया। तो इनका नाम भी याद करना है। ये नाम इनको किसने दिया है? प्रेमचंद का नाम धनपत राय को दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया। ठीक है, उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। जो प्रेमचंद थे शुरुआत में ये उर्दू में ही रचनाएं करते थे। इनकी जो शुरुआती रचनाएं हैं वो सारी उर्दू में है, बाद में ये हिंदी में ये लिखना शुरू करते हैं। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो इनका उर्दू में क्या नाम है वो भी आपको याद रखना है। उर्दू में नवाब राय के नाम से ये रचनाएं करते थे। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम जो पूछे जाते हैं। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? तो कलम का सिपाही ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है और यह नाम इनको इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा दिया गया। जो अमृत राय हैं ये इन्हीं के पुत्र हैं, मुंशी प्रेमचंद के। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी और उसका नाम रखा कलम का सिपाही। तो उपनाम कलम का सिपाही किसका है? प्रेमचंद का है। किसने दिया? अमृत राय ने दिया। ये कौन है? उनके पुत्र हैं। ठीक है, दूसरा उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट भी प्रेमचंद को कहते हैं। ये नाम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया। कहानी सम्राट, कथा सम्राट, ये भी प्रेमचंद को कहते हैं। ठीक है, कलम का मजदूर ये किसको कहते हैं? तो देखिए, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, ये नाम भी मुंशी प्रेमचंद का है। कलम का मजदूर नाम से इनकी एक जीवनी और लिखी गई है। इस जीवनी को मदन गोपाल के द्वारा लिखा गया है और उसका नाम रखा गया कलम का मजदूर। तो कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन गोपाल, दोनों रचनाएं किसके ऊपर है? मुंशी प्रेमचंद के ऊपर। ठीक है, भारत का मैक्सिम गोर्की ये भी बोला जाता है। ये भी किसका उपनाम है? प्रेमचंद का उपनाम है। तो इसे आपने याद करना है। ठीक है,
प्रेमचंद को प्रगतिशील विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है? सीधा क्वेश्चन बनेगा, प्रगतिशील विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रेमचंद को माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जो उनका छोटा सा जीवन काल था 1880 से लेकर के 1936 तक, इस जीवन काल में 153 के करीब उन्होंने उपन्यास लिखे, 300 से ज्यादा उन्होंने कहानियां लिखी, 3 उनके नाटक हैं, 10 उन्होंने यहां पर अनुवाद ग्रंथ लिखे, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने इस प्रकार से करी। तो कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास, उनकी कहानियां, नाटक केवल 3 हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, सबको यहां पर देखेंगे। इनका पहला उर्दू उपन्यास कौन सा था? जैसा हमने बात करी कि मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से सिर्फ उर्दू में लिखते थे, तो इनका पहला उपन्यास जो उर्दू उपन्यास था वो था असरारे माबीद। तो इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। ठीक है। इनके दूसरे उपन्यास की बात करें, इनका दूसरा उपन्यास था हम खुरमा व हम सवाब। ये मुंशी प्रेमचंद का दूसरा उर्दू उपन्यास है और यही वाला उपन्यास बाद में किसके नाम से कन्वर्ट हुआ हिंदी में? ये आया प्रेमा के नाम से। बाद में इसी उपन्यास को, ये जो उपन्यास था उर्दू उपन्यास, इसे प्रेमा के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया 1907 में। तो क्वेश्चन बनता है प्रेमचंद के प्रेमा उपन्यास का उर्दू नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है। इसके बाद किसान जीवन पर आधारित उपन्यास प्रेमा आश्रम की रचना इन्होंने करी। प्रेमा आश्रम किसके ऊपर रचित है? तो ये किसान जीवन पर है। ये हिंदी में रचित है 1921 में। हालांकि पहले इसको भी उर्दू में लिखा गया था। उर्दू में इसका नाम है गोशाए आफिमत। ये उर्दू में लिखा गया, बाद में हिंदी में इसको कन्वर्ट किया गया प्रेमा आश्रम के नाम से। ठीक है। तो इसको भी याद करना है। प्रेमा आश्रम जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, किसके ऊपर बेस्ड है? किसान जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास इसका है रूठी रानी। ठीक है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? तो इनका पहला प्रौढ़ उपन्यास है सेवा सदन। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? देखिए, हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास है इनका सेवा सदन, लेकिन वो सेवा सदन पहले उर्दू में लिखा गया था, बाद में हिंदी में कन्वर्ट किया गया। तो हिंदी का तो पहला है, लेकिन मूल रूप से हिंदी का पहला नहीं था। मूल रूप से हिंदी का पहला उपन्यास है इनका काया कल्प। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का आखिरी और अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। इस उपन्यास को इन्होंने आधा ही लिखते हैं, तब तक इनका निधन हो जाता है। इनके अधूरे उपन्यास का नाम आपसे पूछा जाता है। इस उपन्यास को पूरा कौन करते हैं? इसको पूरा करते हैं इनके पुत्र अमृत राय। ठीक है। मंगलसूत्र उपन्यास का नायक कौन है? इसका पात्र है देव कुमार। इन्हें भी याद करना है। ठीक है। चलिए, अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें उनको करेंगे, उनके पात्रों को यहां पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है इनका सेवा सदन। हमने बात करी हिंदी का पहला उपन्यास, क्योंकि पहले उर्दू में लिखते थे, तो पहला उपन्यास इनका जो हिंदी में आया वो सेवा सदन था। इसको पहले इन्होंने उर्दू में लिखा था। उर्दू में इसका नाम था बाजारे हुस्न। क्वेश्चन बनेगा, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास को उर्दू में किस नाम से जाना जाता है? तो बाजारे हुस्न के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। ये जो सेवा सदन उपन्यास है मूल रूप से वैश्यावृत्ति के ऊपर और वैश्य से रिलेटेड जो समस्याएं थी, जो उनको समस्याएं झेलनी होती हैं, उसके ऊपर ये उपन्यास इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो वैश्य जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर आधारित है सेवा सदन, और हिंदी में, उर्दू में इसका नाम है बाजारे हुस्न। इसका जो मुख्य पात्र है उनका नाम है सुमन। तो ये भी आपने याद करना है। ठीक है। मूल रूप से हिंदी का पहला पूछेगा तो वो कायाकल्प होगा, जैसा हमने ऊपर बात करी। ये वाला उपन्यास इनका 1918 में आया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि किस उपन्यास के साथ या किस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने हिंदी में प्रवेश किया? तो वो भी सेवा सदन था, क्योंकि कन्वर्ट हुआ था ना ये वाला उपन्यास भी, तो हिंदी में आने वाला तो पहला यही था। जब मूल रूप पूछेगा तब आप कायाकल्प पे टिक करेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट उपन्यास है रंगभूमि। ये भी क्वेश्चन बनता है, रंगभूमि किसका उपन्यास है? तो सिंपल सा है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है।
यह जो उपन्यास है इसमें जो औद्योगिक नीतियां हैं उनका दोषों के बारे में बताया गया है, उनका यहां पर विरोध किया गया है इस उपन्यास में। तो रंगभूमि उपन्यास औद्योगिक जो नीतियां हैं उनके दोषों के ऊपर आधारित है। इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है ये सूरदास है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है प्रेमचंद का जो सूरदास पात्र है किस उपन्यास से संबंधित है? रंगभूमि से। इसका जो मुख्य पात्र है सूरदास, ये एक गांधीवादी विचारधारा का एक किसान यहां पर बताया गया है। और इसी उपन्यास का एक दूसरा अंश भी प्रकाशित किया गया जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है सूरदास की झोपड़ी जो भाग है किस उपन्यास का है? इसी उपन्यास का है। एक और चीज, जैसे मैंने आपको बोला जो ये पात्र था सूरदास, ये गांधीवादी से प्रभावित बताया गया है। तो क्वेश्चन बनता है मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? तो वो भी रंगभूमि है। ठीक है, चलिए अगला है इनका कर्मभूमि। एक और चीज, रंगभूमि में मुख्य पात्र कौन है? सूरदास। इसके अलावा जो अन्य पात्र हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो भरत सिंह, विनय सिंह, महेंद्र कुमार, महिलाओं में बात करें सुभागी, सोफिया, कई सारे पात्र हैं लेकिन आपको मुख्य पात्र याद रखना है सूरदास। ठीक है, अगला है कर्मभूमि। तो कर्मभूमि उपन्यास के रचयिता भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कायाकल्प की बात करते हैं। कायाकल्प उपन्यास मूल रूप से हिंदी में लिखा इनका पहला उपन्यास 1926 में आया और इसके मुख्य पात्र हैं चक्रधर और मनोरमा। इसको भी याद करना है। ठीक है, पुनर्जन्म की धारणा को लेकर यहां पर यह आधारित है कायाकल्प। गबन उपन्यास काफी इंपॉर्टेंट है। गबन उपन्यास आपके 1930 में आया। इस उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से किया गया है। क्वेश्चन बनता है प्रेमचंद के किस उपन्यास का रूपांतरण चंद्रहार के नाम से हुआ है? तो वो है गबन, 1930 में आया था। जो इसके मुख्य पात्र हैं जालपा और रमानाथ, कहीं पर उनका नाम रतननाथ दिया है तो इनको आपने याद करना है। जालपा, रमानाथ या रतननाथ उनके यहां पर पात्र हैं इस उपन्यास के। ठीक है, अगला जो है आपका वो है निर्मला। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर उपन्यास इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो निर्मला उपन्यास है ये दहेज प्रथा और बेमेल विवाह के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, जो दहेज प्रथा है और जो बेमेल विवाह होते हैं उनकी वजह से जो जो समस्याएं होती हैं उन पर बेस्ड है निर्मला उपन्यास। इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं तो इसका जो नायक है उसका नाम है तोताराम और जो इसकी नायिका है उनका नाम है निर्मला। तो दहेज प्रथा और बेमेल विवाह पर कौन सा उपन्यास है? निर्मला। यह आया था 1927 में। ठीक है, अगला है सबसे इंपॉर्टेंट गोदान। गोदान इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। गोदान जो है किसान जीवन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताता है। कृषक जीवन का महाकाव्य इसे माना जाता है। कृषि जीवन का महाकाव्य किसको बोला जाता है? गोदान को बोला जाता है। गोदान इन्हीं का रचना है, इन्हीं का फेमस उपन्यास है। गोदान के कुछ इंपॉर्टेंट पात्र हैं। पहले पात्रों की संख्या पता कर लीजिए। गोदान में जो मुंशी प्रेमचंद का ये फेमस उपन्यास है कुल पात्रों की संख्या 70 है। ठीक है, कितने पात्र हैं इसमें? 70। 70 के 70 ना आपको याद करने हैं ना आपको याद होंगे, किसी को भी याद नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट हैं उनको याद कर लीजिए। होरी जो इसका नायक है, नायक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका गोदान का जो नायक है वो कौन है? होरी। इसके अलावा धनिया, गोबर, झुनिया, मालती। ये मालती बहुत बार पेपर में आता है कि मालती किसका पात्र है? गोदान का पात्र है। हीरा, शोभा, भोला, राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, झुनिया हो गया, सरोज। तो इनको आपने याद करना है। खास तौर पे कौन कौन? जो शुरुआत के आपके यहां तक के हैं इनके नाम आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए कि ये गोदान के जो हैं पात्र हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रेमा। प्रेमा उपन्यास भी इन्हीं का है। जो प्रेमा उपन्यास है ये आपके 1907 में आया था। ठीक है, रूठी रानी इन्हीं का उपन्यास है। प्रेमा आश्रम ऊपर हमने बात करी किसान जीवन पर यह आधारित था। गोदान भी किसान जीवन पर बेस्ड है। गोदान जो है 1936 में आता है। जो प्रेमा आश्रम है ये आपके 1922 में आया था और कृषि जीवन पर, किसान पर आधारित ये इनका पहला उपन्यास माना जाता है। तो इसे भी आपने याद करना है, पूछा जाएगा। कहीं पर 1921 है, कहीं पर 1922 है प्रेमा आश्रम का, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मूल रूप से उर्दू में लिखा गया था। उर्दू में इसका नाम क्या था? ऊपर हमने देखा गोशाए आफिमत इसका नाम था। ठीक है, चलिए
अगला है वरदान। वरदान उपन्यास किसका है? वरदान उपन्यास भी प्रेमचंद का है। ठीक है। प्रतिज्ञा, ये उपन्यास किसका है? तो प्रतिज्ञा भी इन्हीं का उपन्यास है, आपको पूछा जाता है। ठीक है। एक और चीज, हमने प्रेमाश्रम उपन्यास की बात करी, किसान जीवन पर लिखा गया इनका पहला उपन्यास था। ये इसका मुख्य पात्र कौन है? तो प्रेमा आश्रम का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है प्रेमा शंकर। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अहंकार, ये रचना भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। मंगलसूत्र, इसके रचयिता भी कौन है? मंगलसूत्र उपन्यास, जैसा हमने ऊपर बात करी, इनका अधूरा उपन्यास है। इसे पूरा करते हैं इनके पुत्र अमृत राय। और इस मंगलसूत्र उपन्यास का पात्र कौन है? देव कुमार इनका पात्र है। ठीक है। कहानी संग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो इनके कहानियां भी इंपॉर्टेंट है, कहानियों को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले आता है इनका कहानियों का संग्रह। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा कहानियां लिखी। इन 300 से ज्यादा कहानियों को 8 भागों में इनके निधन के बाद संकलित किया गया और उसका नाम रखा गया मान सरोवर। तो क्वेश्चन बनेगा, प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं और कितने भागों में हैं? तो 8 भागों में हैं और मानसरोवर के नाम से संकलित हैं। ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, 300 से ज्यादा कहानियां इसमें संकलित की गई हैं। अगर इनकी इंपॉर्टेंट कहानियों की बात करते हैं, कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है सौत। ये प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। 1914-15 में ये आई थी। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? सौत इनकी कहानी है। ठीक है। हिंदी की कहानी, क्योंकि इससे पहले ये उर्दू में लिखते थे, जैसे हमने बात करी, हिंदी में लिखी गई ये पहली कहानी है इनकी सौत। बाद में फिर इन्होंने उपन्यास भी हिंदी में लिखने शुरू करे, जैसे हमने ऊपर बात करी, सेवा सदन पहला बना था, बाद में उपन्यास। ठीक है। सुजान भगत, ये भी इन्हीं का कहानी है, काफी इंपॉर्टेंट ये कहानी है। ठीक है। तो सेवा, जो सुजान भगत है, सौत है, ये दोनों कहानियों के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला है कफन। कफन जो रचना है ये भी इन्हीं की कहानी है। कफन जो रचना है प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। जिनका जो ये रचना आई थी कफन, ये 1936 में आई थी और इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? घीसू, माधव, बुधिया किसके पात्र हैं? कफन के पात्र हैं। सोजे वतन, ये भी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है, कहानी है इनकी, इसे याद करना है। ठीक है। सोजे वतन को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है, क्वेश्चन बनता है, मुंशी प्रेमचंद की किस रचना को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो वो थी सोजे वतन। इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। यानी कि इस पर बैन लगा दिया था। नमक का दारोगा बहुत बार आता है, इन्हीं की कहानी है। इसका मुख्य पात्र है दारोगा वंशीधर और पंडित अलूपीदीन इसके मुख्य पात्र हैं। ठीक है। पंच परमेश्वर, ये भी इन्हीं की कहानी है, इसको याद करना है। कुछ कुछ स्रोतों में पंच परमेश्वर को इनकी पहली कहानी माना गया है हिंदी में। ठीक है। उर्दू में तो पहले ये काफी सारे लिख चुके थे। सज्जनता का दंड इन्हीं की रचना है, याद करेंगे। ईश्वरीय न्याय, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। ईश्वरीय न्याय। ईदगाह किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। जो ईदगाह है ये हिंदी की कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसके जो मुख्य पात्र हैं हामिद और अमीना, इसके मुख्य पात्र हैं। सप्त सरोज पेपर में बहुत बार आई है, किसकी कहानी है? सप्त सरोज मुंशी प्रेमचंद की। पूस की रात, ये किसकी कहानी है? बहुत बार पेपर में आई है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। झबरा इसका पात्र है। ठीक है। बड़े घर की बेटी, ये भी पेपर में पूछा गया है, इसको भी याद करेंगे। बूढ़ी काकी इंपॉर्टेंट है। दो बैलों की कथा, ये भी आती है पेपर में, आप सभी ने पढ़ रखी है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और रचना है इनकी, ठाकुर का कुआं। ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी भी मुंशी प्रेमचंद की है, पेपरों में पूछी गई है। ठीक है। बड़े भाई साहब और गुल्ली डंडा, ये दोनों कहानियां भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है। प्रेमचंद की कुछ अन्य कहानियों में अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने देखी जो महत्वपूर्ण है, कुछ हैं क्योंकि कई सारी कहानियां हैं, तो उन पर भी आपको एक नज़र करनी है ताकि आपको एग्जाम में आपको याद इनमें से कुछ रह जाएं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उनको देखते हुए भी चलेंगे। आत्माराम, परीक्षा, ये पेपर में आई है। परीक्षा और गृहदाह, ये दोनों रचनाएं पेपर में पूछी गई हैं। सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, इस्तीफा, इसके अलावा एक और रचना थी माता का हृदय, ये रचना भी पेपर में पूछी गई है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। एक और है कजाकी, ये भी पेपर में पूछी गई है, याद करेंगे।
अलगोजिया, ये भी पेपर में आई है। बड़े भाई साहब ऊपर हमने देख लिया, होली का उपहार, बलिदान, हार की जीत, पेपर में आई है। विचित्र होली, आप बीती, उद्धार, इसके अलावा प्रेरणा, ये भी पेपर में आई है। रानी, सरंधा, ये भी पेपर में आई है। तो जिन जिन को मैंने आपको बोला पेपर में आई, सभी नहीं आई हैं। जैसा मैंने आपको बोला, प्रेरणा आई है, इसके अलावा हार की जीत आई है और अल गयोझा ये आई है। इनके अलावा अगर हम यहां से बात करते हैं तो परीक्षा और गृहदा, ये दोनों आई है। तो इनको आपने याद करनी है, बाकी भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ये रचनाएं तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। ठीक है, इनके 3 नाटक हैं जैसे हमने ऊपर बात करी, तो तीनों नाटक आपको याद होने चाहिए क्योंकि 3 ही नाटक इन्होंने लिखे हैं। एक है करबला, एक है संग्राम और एक है प्रेम की बेदी। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। संग्राम अभी तक मेरे को नहीं दिखी किसी पेपर में, करबला और प्रेम की बेदी ये आपको कई सारे पेपरों में दिख जाएगी। तो ये प्रीवियस ईयर के हैं, संग्राम भी आपको याद करना है। ठीक है, इनके कुछ निबंध संग्रह उनको देख लेते हैं। कुछ विचार, स्वदेश, पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे और चांद, ये रचनाएं किसकी हैं? ये सारे निबंध संग्रह हैं मुंशी प्रेमचंद के। अनुवादक रचनाएं की बात करें, टॉलस्टॉय की कहानी चांदी की डिबिया इन्हीं की रचना है। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। क्वेश्चन बनता है हंस पत्रिका से रिलेटेड कौन व्यक्ति हैं? तो हंस पत्रिका बनारस से आती थी 1930 में, इन्होंने ही इसे स्थापित किया और वही इसके संपादक थे। हंस पत्रिका के अलावा जो मुंशी प्रेमचंद थे ये माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं में भी काम करते थे, उनके भी संपादक रहे थे। तो मुंशी प्रेमचंद को लेकर के ये सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर देखे, आपको इनको याद करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे लेखक की तरफ, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में होता है, निधन इनका 1987 में हो जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान पूछा जाता है तो यूपी के फर्रुखाबाद में इनका जन्म होता है 1907 में और इनका निधन हो जाता है 1987 में, प्रयागराज में इनका निधन हो जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम जो पेपर में आते हैं, जो आपकी महादेवी वर्मा है, इनको आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं या आधुनिक मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। इसके अलावा इनको रहस्यवादी कवित्री भी कहते हैं, वेदना की कवित्री, विरह की कवित्री, पीड़ा की कवित्री, सारे उपनाम किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। ठीक है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, निराला ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो ये भी पेपर में बनता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसको कहा जाता है और किसने कहा? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, निराला ने कहा। ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में 12 मास नामक कविता इन्होंने लिखी थी। तो बाल्यकाल से ही रचनाएं इन्होंने शुरू कर दी थी। 8 वर्ष की आयु में 12 मास नामक कविता इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इनको पद्म भूषण दिया गया 1956 में, पद्म विभूषण दिया गया 1988 में, दोनों आपने याद करने हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इन दोनों के बीच में 1982 में, इनकी रचना यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ठीक है, इसके अलावा जो साहित्य अकेडमी है उसमें किसी महिला सदस्य के रूप में शामिल होने वाली ये पहली महिला भी बनी थी। 1979 में साहित्य अकेडमी की सदस्य ये बनी थी। ठीक है, और पहली महिला बनी थी। इसके अलावा जो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन होता है दिल्ली के अंदर 1983 में, उसमें भी ये भाग लेती हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। चलिए, निहार कविता संग्रह है पहले, निहार कविता संग्रह, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये जो टॉप के 4 हैं, इनके आपको वर्ष भी याद होने चाहिए। 2 कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला कारण आपको पेपर में पूछा गया था और आपको पेपर में इनका क्रम लगाने के लिए आया था, यानी कि कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई है। तो क्रम इनका यही है, पहले निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है जो आपको ये याद होना चाहिए, जिसके लिए इनको साहित्य जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो मिला था यामा के लिए, ये इनका कविता संग्रह है। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कविता संग्रह, ये चारों के चारों संग्रह इसके अंदर संकलित हैं। तो जो यामा इनका बड़ा कविता संग्रह है, इन्हीं चारों को संकलित कर बनाया गया है। तो इसीलिए इनका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया था क्रम लगाने के लिए। तो यामा में कौन कौन संकलित है? यही 4 संकलित हैं। अदर की बात करें, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, सप्तपर्णा, इन्हीं के कविता संग्रह हैं। ठीक है, चलिए,
काव्य संकलनों की बात करें तो यामा के नाम से परिक्रमा, गीत पर्व, नीलांबरा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इनको आपने याद करना है, ठीक है। कहीं पर बोला गया है कि ये इनके काव्य संग्रह, और जो ऊपर हमने देखे वो सारी इनकी कविताएं हैं। तो इस तरीके से भी आप याद करें, क्योंकि हर चीज को हिंदी के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला, किसी चीज को कहीं पर उपन्यास बोला गया, उसी चीज को दूसरी किताब में कहानी बोला गया, तो कई सारे डाउट्स हैं। बस आपको याद करना है कि निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत इनकी रचनाएं हैं, और इन्हीं रचनाओं को संकलित करके यामा बनाया गया, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 का, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट निबंध हैं, उनको देख लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियां इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई है। साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, यहां पर देखते हैं अन्य निबंधों को, ठीक है। साहित्यकार की आस्था, इसको भी याद करना है। समभाषण इन्हीं की रचना है। भारतीय संस्कृति के स्वर इंपॉर्टेंट है। संकल्पिता, ये भी इन्हीं की रचना है, पेपर में आई है। संगीनी पेपर में आई है। चिंतन के क्षण, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, समाज और व्यक्ति, जीने की कला और आपदा। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपको याद करनी है। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों याद करनी है जो पेपरों में पूछी गई है, और साथ में जो हमने ऊपर देखी श्रृंखला की कड़ियां। इनकी कहानियां, कहानी का नाम है गिल्लू। क्वेश्चन आता है गिल्लू कहानी किसकी है, तो गिल्लू कहानी, इसमें जो गिलहरी है उसका नाम ये गिल्लू रखती है, कहानी का नाम भी गिल्लू है। तो किसकी कहानी है, महादेवी वर्मा की। इनके रेखा चित्र और संस्मरण, रेखा चित्र इनके पेपर में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेखा चित्र हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ये दोनों रेखा चित्र किसके हैं, महादेवी वर्मा के, बहुत बार पेपर में आए हैं, ठीक है। जो इनकी एक रचना है, काफी फेमस रचना है, भक्तिन, ठीक है। तो भक्तिन जो रचना है वो स्मृति की रेखाएं इसी रेखा चित्र में संकलित है, और इसी भक्तिन को लेकर एक क्वेश्चन आपसे बना था कि भक्तिन का मुख्य पात्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है लक्ष्मी, कहीं पर जिसे लक्ष्मण भी लिखा गया है, ठीक है। तो वो जो भक्तिन रचना है इसी रेखा चित्र में संकलित है, स्मृति की रेखाएं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि महादेवी वर्मा की जो रचना है भक्तिन किस विधि की रचना है, किस प्रकार की है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, क्योंकि संस्मरण का ही वो भाग है, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। पथ के साथी, मेरा परिवार, ये भी इनके रेखा चित्र है। समारिका और क्षणधा इन्हीं के रेखा चित्र हैं। गद रचना की बात करें, चिंतन के क्षण इनके गद रचना है, ठीक है। चलिए अगले हैं गौरा पंत शिवानी। इनको पूछा जाता है इनके जन्म को लेकर के, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था, डायरेक्ट वर्ष पूछा गया। इनका जन्म 1923 में होता है, 2003 में इनका निधन हो जाता है। गौरापंत शिवानी का जन्म होता है 1930 में, राजकोट में इनका जन्म होता है। मूल रूप से ये अल्मोड़ा की थी ऐसा माना जाता है, तो इनका मूल स्थान कहां था, अल्मोड़ा। जन्म होता है राजकोट इनका 1923 में। 1981 में पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया था, ठीक है। और इनकी भाषा शैली को महादेवी वर्मा के समान माना जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास उनको देखते हैं। 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, इसके अलावा रति विलाप, केंजा भी पेपर में आई है। कालंदी, कृष्णकली, ये सारी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं, खास तौर पे 14 फेरे, अतिथि और आकाश, केंजा, इनको आपने याद करनी है, पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं इनकी, उनको देख लेते हैं। जरोखा, विषकन्या, अपराधिनी, पुष्पहार, मृणमाला की हंसी और लाल हवेली, ये तो हर बार पेपर में आती है। लाल हवेली किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, किसकी रचना है, गौरापंत शिवानी की रचना है, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। संस्मरण है इनके 3, एक है जालक, स्मृति कलश और वातायन, ये तीनों क्या हैं, इनके संस्मरण है, इनको याद करेंगे। यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा है, चरवेती यात्रिक, ये किसका यात्रा वृतांत है, गौरापंत शिवानी का है, ठीक है। आत्मकथा की बात करें, इनकी आत्मकथा का नाम है सुनहु तात यह अमर कहानी, ये किसकी आत्मकथा है, गौरापंत शिवानी की, ठीक है। चलिए अगले हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 1901 में होता है, जन्म इनका आपको याद करना है, ठीक है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में होता है, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में भी काम किया था। तो इनको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनाएगा कि जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके सहायक के तौर पर किसने काम किया, तो आप बताएंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, हिंदी विषय को लेकर के डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनका शोध ग्रंथ है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइटी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है, इनके शोध ग्रंथ का नाम क्या है, तभी तो इन्होंने डॉक्टरेट किया। तो इनका शोध ग्रंथ का नाम था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइटी। बाल्यकाल में जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे, ये अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। गद्य सौरभ, रैदास की सखी, रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली, मरकंद, रामानंद की हिंदी रचनाएं, गोरखवाणी, विज्ञान और कला, प्राणायाम, आत्मचिकित्सा, सूरदास जीवन समग्र। तो इनको आपने याद करना है, ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कानपुर से एक पत्र आता था हिलमैन करके, तो हिलमैन नामक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया है। ठीक है, अगले हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई को व्यंग्यात्मक रचनाओं का पितामह बोला जाता है, फेमस व्यंग्यकार है, व्यंग्य रचनाओं का जनक भी इनको बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है हरिशंकर परसाई की रचनाओं आपको किस विधि की मिलती हैं, तो व्यंग्यात्मक इनकी रचनाएं साता हैं। ठीक है, इनका जन्म 1922 में हुआ, 1995 में इनका निधन हो जाता है। इनका जन्म होता है जमानी गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में 1922 में। कहां के थे ये, एमपी के थे। ठीक है, निधन 95 में हो जाता है। व्यंग्य विधि का जनक इनको माना जाता है, पितामह इनको माना जाता है व्यंग्य का। ठीक है, इनके उपन्यास हैं जैसे रानी नागफनी की कहानी, इन्हीं का उपन्यास है, आपको याद करना है। ठीक है, तट की खोज, ये कहानी किसकी है, हरिशंकर परसाई की। ज्वाला और जल, टेराकोटा, कोयल और आवृत्तियां, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, हरिशंकर परसाई। एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसी रचना मिलती है, ऐसा नाम मिलता है जो एक तरीके से लगे कि आपको किसी ने व्यंग कसा है, कमेंट कसा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो रचना हरिशंकर परसाई की होगी। देखिए इनकी रचनाओं के नाम, पगडंडियों का जमाना, इन्हीं की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तंज कसा है, तो बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। पगडंडियों का जमाना और ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सदाचार के ताबीज, इन तीनों को बहुत बार पेपर में आया है। अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, ये भी इन्हीं की रचना है, पेपर में आई है। विकलांग श्रद्धा का दौर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है। ठीक है, और इसी विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए 1982 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, बेईमानी की परत, आवारा भीड़ के खतरे, पाखंड का आध्यात्म, निठल्ले की डायरी, बहुत बार आई है। भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, निंदा रस, तुलसीदास चंदन घिसे, किसकी रचना है, इन्हीं की है। निंदा रस भी पेपर में आई है। प्रेमचंद के फटे जूते, किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की है। बारात की वापसी और अंत में, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कहानियों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला, कुछ रचनाओं को कहीं पर निबंध है, कहीं पर कहानी है, तो आपको उन पर ज्यादा फोकस नहीं करना। थोड़ा बहुत अगर याद रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको केवल रचना और लेखक याद करना है। निठल्ले की डायरी हमने ऊपर देखी, इन्हीं की है। एक फरिश्ते की कथा, भोला राम का जीव, हंसते हैं रोते हैं, इन्हीं की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे हमने ऊपर देखा, इन्हीं की रचना है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट व्यंग्य निबंध हैं, लेकिन व्यंग्य के रूप में लिखे गए हैं, जैसे वैष्णव की फिसलन, ऊपर देखा था, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सारे क्या हैं, इनके व्यंग्य रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अगले व्यक्ति है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म होता है 1931 में, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। 2001 में इनका निधन हो जाता है। शैलेश मटियानी का मूल नाम था रमेश चंद्र, इनका मूल नाम भी आपको याद करना है। शैलेश मटियानी एक आंचलिक कथाकार थे। ठीक है, इसको भी याद करेंगे।
इन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, तो इसके संपादक भी रहे विकल्प और जनपक्ष नाम की कविताओं के, इनके पत्रिकाओं के। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं इनकी, उनको देखते हैं। मेरी 33 कहानी किसकी रचना है? मेरी 33 कहानी शैलेश मटियानी की है। पहला कहानी संग्रह है इनका। दो दुखों का एक सुख इन्हीं की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट रचना है। और जो बीबीसी है, बीबीसी पर इनकी इस रचना का एक नाट्य रूपांतरण भी प्रसारित किया गया था, तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, अर्धांगिनी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं शैलेश मटियानी की हैं। जुलूस, सफर पर जाने से पहले भी इनकी रचनाएं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास इनके। बोरीवली टू बोरी बंदर बहुत बार पेपर में आया है। कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण बहुत बार आई है। रामकली, 52 नदियों का संगम, इसके अलावा मुठभेड़, बहुत बार मुठभेड़ रचना पेपर में आपसे पूछी गई है। ठीक है, और इसी मुठभेड़ रचना के लिए 1983 में इनको जो फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार है वो मिला था। तो रचना इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माया परिवार, चंद औरतों का शहर, आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, पुनर्जन्म के बाद, अर्धकुंभ की यात्रा, दो बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, तो ये सारी रचनाएं इनकी है जिनको आपको याद करना है। ठीक है, कई सारी रचनाएं मैंने यहां पर लिखी हैं, आपको इनको याद रखना है। ठीक है, निबंध संग्रहों की बात करते हैं तो कागज की नाव इन्हीं की रचना है। यदा कदा, राष्ट्रभाषा का सवाल, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम के रचनाकार कौन है? शैलेश मटियानी। कभी कभार इन्हीं की रचना है। ठीक है, इनके कुछ बाल साहित्य भी हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़कर मत देख, ये भी इन्हीं का एक बाल साहित्य है। ठीक है, चलिए अगले हैं नव्वे राइटर मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की बात करें, इनका जन्म होता है 1933 में, 2006 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, अजमेर में इनका जन्म हुआ था। मूल रूप से ये भी अल्मोड़ा के थे और 2006 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, इनके उपन्यासों की बात करते हैं। कयाप और कश्यप, सबसे पहले तो आपको ये दोनों उपन्यास याद करने हैं। ठीक है, कयाप और कश्यप, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। जो कयाप और कश्यप हैं, ये दोनों इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन से हैं? कुमाऊनी उपन्यास। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको 2005 में इसी कयाप रचना के लिए। जो ये कयाप रचना है आई 2001 में थी और इसके लिए साहित्य अकेडमी इनको 2005 में मिला इसी उपन्यास के लिए। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा, ये उपन्यास किसका है? मनोहर श्याम जोशी का। कौन हूं मैं उत्तराधिकारिणी, ये भी इन्हीं का जो है उपन्यास है। ठीक है, हमजाद टाटा प्रोफेसर हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, इन्हीं का उपन्यास है। ठीक है, इनके कुछ संस्मरण संग्रह हैं, जैसे पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती हुई नजर। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका टाइटल है, इसको देखकर हमने ऊपर राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं देखी कि रूस में 25 मास, रूस की सैर, इस तरीके के, तो टाइटल उनसे मिलता जुलता है। और एग्जामिनर भी क्या करता है, जब ये ऑप्शन में देगा तो पहला ही ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन देगा, तो टाइटल राहुल सांकृत्यायन से मैच होता है। लेकिन ये किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी का ये संस्मरण संग्रह है। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती हुई नजर। लखनऊ मेरा लखनऊ, इन्हीं का संस्मरण संग्रह है। कुछ इनके व्यंग्य संग्रह भी हैं, जैसे इस देश का यारा क्या कहना, इन्हीं की है। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियां, कैसे किस्सा गो, इन्हीं की जो व्यंग्य संग्रह हैं। इन्होंने कुछ फिल्में भी लिखी हैं, जैसे पापा कहते हैं, अप्पू राजा, ही राम, ये सारी फिल्मों की जो कहानियां हैं इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दूरदर्शन पर जो पहला नाटक प्रकाशित हुआ हम लोग 1982 में, उसके भी धारावाहिक जो था ये हम लोग, इसके भी लेखक कौन थे? मनोहर श्याम जोशी। इसके अलावा जो दूरदर्शन पर अन्य प्रमुख जो धारावाहिक थे जो आए, जैसे बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा, इन सब की कहानियां भी किसने लिखी हैं? मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, हम लोग पेपर में बहुत बार आता है।
जो मनोहर श्याम जोशी थे ये फेमस उपन्यासकार थे, पत्रकार थे, धारावाहिक लिखते थे, पटकथा लिखते थे, इसके अलावा गद्यकार भी थे। तो ये सारे पेपर में पूछे गए हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसके लिए कभी इन्होंने लिखा ना हो, तो वो है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, चलिए अगले हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की बात करते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 1932 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। मन्नू भंडारी का मूल नाम था महेंद्र कुमारी और इनके पति का नाम है राजेंद्र यादव। इनके पति का नाम भी याद करना है क्योंकि इनकी कुछ रचनाएं इन्होंने पति के साथ मिलकर लिखी थी, तो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या है? मन्नू भंडारी का मूल नाम महेंद्र कुमारी था। ठीक है, कुछ कहानी संग्रह हैं इनके, उनको देख लेते हैं। त्रिशंकु किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है, पेपर में आई है। मैं हार गई पेपर में आई है, इन्हीं की रचना है। आंखों देखा झूठ इन्हीं की रचना है। एक फ्लैट सैलाब इन्हीं की है। यही सच है पेपर में आया है, इसको याद करेंगे। ठीक है, इसमें से आंखों देखा झूठ के अलावा जो सारी हैं आपकी ये पेपर में आई हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने देखी। जो यही सच है रचना है, इसके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम था रजनीगंधा। क्वेश्चन बनेगा रजनीगंधा फिल्म मन्नू भंडारी की किस कहानी संग्रह पर बनी है? यही सच है। अकेली ये भी इंपॉर्टेंट है। नायक खलनायक इंपॉर्टेंट है। तीन निगाहों की एक तस्वीर पेपर में आई है। तीसरा आदमी, गीत का चुंबन, अलगाव, बंद दराजों के साथ, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? इन्हीं की रचनाएं हैं और इनको आपने याद करना है। खासतौर पे तीन निगाहों की एक तस्वीर हो गया, गीत का चुंबन हो गया, बंद दराजों के साथ, ये पेपरों में आ चुकी हैं। ठीक है, इनकी कुछ पटकथाएं भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, इनकी पटकथाएं भी मन्नू भंडारी ने लिखी हैं। उपन्यासों की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास। आपका बंटी पेपरों में बहुत बार आया है। आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का है, 1971 में आया था। इसका जो मुख्य पात्र है वो बंटी नाम का एक युवक है, एक बालक है। जब यहाँ पर उसके माता पिता के मध्य में तलाक हो जाता है, तलाक के बाद जो बाल समस्या उत्पन्न होती है, बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर ये कहानी, ये जो है इनकी रचना उपन्यास लिखी गई है। ठीक है, आपका बंटी। तो तलाक समस्या से जुड़ी जो बाल समस्या है, तलाक होने के बाद उसमें से जो बाल समस्याएं होती हैं उनके ऊपर है। दूसरा इनका फेमस उपन्यास है स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ऊपर देखा, कहीं पर पटकथा बोला है, कहीं पर इसे उपन्यास बोला है। महाभोज भी इन्हीं का है। और एक इंच मुस्कान, जैसा मैंने बोला कि इन्होंने कुछ रचनाएं अपने पति के साथ भी लिखी हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक इंच मुस्कान। ये रचना मन्नू भंडारी और इनके पति राजेंद्र यादव की हैं, तो इनको भी आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, अंतिम लेखक हैं हमारे शेखर जोशी। शेखर जोशी की बात करते हैं। शेखर जोशी को एक और चीज, मन्नू भंडारी को पुरस्कार जो मिला है व्यास सम्मान से, उनको सम्मानित किया गया है। मन्नू भंडारी को जो व्यास सम्मान था 2008 में दिया गया था। उनकी रचना एक कहानी यह भी, और एक कहानी यह भी न सिर्फ उनकी रचना है बल्कि उनकी आत्मकथा भी है, तो इसे भी याद करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शेखर जोशी की। शेखर जोशी की भी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, चलिए उनको देखते हैं। शेखर जोशी का जन्म होता है 1932 में, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। इनकी फेमस रचनाओं की अगर हम बात करें, दाज्यू बहुत बार पेपर में आई है। नौरंगी बीमार है, कोसी का घटवार, हलवाहा, मेरा पहाड़, बदबू, समर्पण, मेंटल, सहयात्री, डांगरी वाले, गलता लोहा, साथ के लोग, इसके अलावा चीटी के पर, बच्चों के सपना, बिरादरी, नेकलेस होगा यहाँ पर, गाइड, प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक आकृतियां, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं आपके शेखर जोशी की हैं, पेपरों में आती हैं, इनको आपने याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो गद्य खंड के लेखक थे 11 राइटर्स, उनके बारे में हमने आज के वीडियो में बात करी, और सभी राइटर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनको हमने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास फिर वो भेजता है।
तो लाइक आप वीडियो को ज़रूर करें और अगर पॉसिबल हो तो एक कमेंट भी ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो मेरे को जो वहाँ से PDF डिलीट करनी पड़ी है टेलीग्राम से, वो क्यों की हैं और कब तक उनको मैं अपलोड करूँगा दोबारा से, उसके बारे में हम कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी PDF जब भी मैंने आपको दी हैं, अपने नोट्स जो मैंने बनाकर दिए हैं उनको मैंने हमेशा अपने टेलीग्राम पर डाला और फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला। आज तक किसी भी स्टूडेंट से मैंने ना कभी कोई पैसा उसके लिए लिया, ना कभी किसी ने भी मैंने उनको बोला कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप बाय करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उन PDF का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ उनको बेच रहे हैं और कुछ उनके ऊपर अपना वीडियो उन पर बना रहे हैं और YouTube पर उनको डाल रहे हैं, जिसको जब मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे उसको बुरा लगा, जिस वजह से अब मैंने YouTube को कंप्लेन उसकी कर दी है। देखिए, मैं खुद PDF अपनी फ्री में देता हूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप PDF का क्या करते हैं, आप PDF से पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम वहां पर नाम तो रहने दीजिए। लोग लोगो तक हटा देते हैं। GK ट्रैकर का जो आप लोगो देख रहे हैं इसे यहां पर रिमूव कर देते हैं, कुछ यहां पर अपना लोगो लगा देते हैं और कुछ इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं और अपना नोट्स बताकर एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पहले मैंने उनको देखा, देहरादून का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो उसको बेच रहे थे। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको पता नहीं था कि ये मेरी PDF है। मैंने उनको कहा कि सर मुझे ये PDF चाहिए, कितने की मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको PDF तो ऐसे नहीं मिलेगी, वो PDF मेरी ही थी। उन्होंने लोगो हटा दिया था, यहाँ पर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का लोगो लगा दिया था। उन्होंने कहा आपको PDF ऐसे नहीं मिलेगी, आप हमारा कोर्स परचेज करें, उसके साथ आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएंगी। तो इस तरीके से इस्तेमाल। और अभी हाल ही में मैंने देखा एक चैनल के ऊपर के, उत्तराखंड का ही एक चैनल है, उन भाई ने जो पूरा मेरी PDFs हैं इनको डाउनलोड करके टेलीग्राम से लोगो हटा दिया और उनके ऊपर वो अपनी वीडियोस यहाँ पर बना रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल बिल्कुल जो हमारे चैनल के होते हैं उनके जैसे लगाए हैं, टाइटल वैसे लगाए हैं। जो सबसे बड़ी बात, जो डिस्क्रिप्शन होता है, आप देखिए यहाँ पर ये मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है और ये उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन है, कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों बिल्कुल सेम है। तो पूरी कॉपी उन्होंने यहाँ पर करी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, आप करिए, आपको जो करना है आप वीडियो बनाइए, आप पढ़ाइए, जो आपको करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद PDF फ्री में देता हूँ, लेकिन आप कम से कम लोगो रहने दीजिए, कम से कम आप वहाँ पे नाम लिखिए कि ये GK ट्रैकर की है, बाकी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें गलत थी और इन्हीं को रोकने के लिए मैंने फ़िलहाल वहाँ से PDF को डिलीट किया है। मैंने YouTube से कंप्लेन करी है इसको लेकर के, तो YouTube अभी इस पर एक्शन लेगा। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अंदर पूरा जो PDF है वो यहीं पर हमारी है, लेकिन लोगो हटा दिया और अपना बताकर आप उनको चला रहे हैं। कोई बात नहीं, तो मैंने YouTube से कंप्लेन कर दी है, YouTube इसको अभी चेक कर रहा है। जैसे ही YouTube कोई एक्शन ले लेता है उनके चैनल के ऊपर या उनकी वीडियोस को हटा देता है, या वो भाई जिन्होंने खुद इनको डाला हुआ है वो खुद से हटा देते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सारी PDF टेलीग्राम पर अपलोड में दोबारा से कर दूं। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आप इस तरीके से देखते हैं जहां पर इन PDFs को बेचा जाता है या इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, देखिए हमने हमेशा हमारी PDF को सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया और उसी के लिए मैं आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो भी उन PDF से पढ़ेंगे, वो सब के सब बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में, तो उनसे हमने कभी भी पैसा नहीं लिया। लेकिन जो ऐसे लोग हैं हटा करके अपना बना करके उनको बेच रहे हैं, कोई उनको अपने इस्तेमाल कर रहा है, वो चीज़ें गलत हैं। तो आप भी, अभी मैं इनका नाम आपको नहीं बता रहा हूं, ना मैं आपको इनके चैनल के बारे में बता रहा हूं, अगर ये खुद से हटा देते हैं या YouTube इनकी हटा देता है, जल्दी से कोई वीडियोस को इनको डिलीट कर देता है, तो मैं जल्द से जल्द दोबारा से हमारी जो सारी PDFs हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी आपको असुविधा हो रही होगी, मैं जानता हूं एग्जाम का टाइम है, PDF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए कल मैंने हमारी जो चैनल की सारी इंपॉर्टेंट PDFs थी सारी एक साथ वहां पर अपलोड करी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी और ये करंट अफेयर की वीडियो पढ़ने के लिए नहीं, इन्होंने उसकी दोबारा से वीडियो यहाँ पर बनाकर अपलोड कर दी और लगातार बनाए जा रहे हैं। नवंबर के महीने से ये कंटिन्यू इसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे इसके बारे में कल ही पता चला, तो मैंने कंप्लेन कर दी है। जल्द YouTube इसके ऊपर एक्शन लेगा, या फिर ये खुद कर दें तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज YouTube पूरे चैनल को उनका डिलीट कर देगा और उसके तुरंत बाद आपको सारी जो PDFs हैं वापस से चैनल पर मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पर। आपको तकलीफ हो रही है उसके लिए अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी है ताकि इन चीज़ों को जो ये मिसयूज़ है इसको रोका जा सके, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार देखा है
उससे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आप कम से कम लोगो रहने दीजिए या कम से कम आप बता दीजिए कि आप कहां से और किसके पीडीएफ से आप बता रहे हैं। तो इसीलिए कुछ समय के लिए मैंने उनको हटाया है। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है वो ज़्यादातर वही हैं जो इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको दोबारा से सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि पीडीएफ आपके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए मैंने उनको अपलोड भी किया था। लेकिन बस कुछ समय की बात है, यूट्यूब जल्द एक्शन ले लेगा, चैनल डिलीट कर देगा या फिर वो भाई खुद से डिलीट कर दें, तो फिर आपको बहुत जल्दी मैं आपको उनको अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।